नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। तो सुबह 8 बजे से लगातार 542 सीटों पर काउंटिंग चल रही है। हालांकि अब जो रुझान है, ऐसा लग रहा है कि शायद यही परिणाम में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन पर भी अभी भी कुछ घंटों का और समय बाकी रहेगा जब स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे राज्य हैं जहां पर एनडीए को कम सीटें मिल रही हैं, हालांकि अभी भी 272 का जो जादुई आंकड़ा हुआ एनडीए उसको पार कर चुका है, लेकिन यहां पर तमाम संभावनाएं, तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एनडीए के साथ जो भी गठबंधन है, अगर ये आंकड़ा रहा, अगर कुछ बहुत कम सीटें रहेंगी, मेजोरिटी से ज्यादा 272 के आंकड़े से ज्यादा, तो क्या वो सहयोगी पार्टी एनडीए में रहेंगी? क्या कहीं इंडिया गठबंधन में तो नहीं चली जाएंगी? और इसी को लेकर लगातार संभावना भी बनी रहेंगी। इसको लेकर डेफिनेटली चर्चा भी शुरू होगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जयपुर से, जहां पर जयपुर में मंजू शर्मा की जीत की खुशी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 5 बजे राहुल गांधी करेंगे प्रेस वार्ता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे कांग्रेस दफ्तर और 5 बजे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो जिस तरह से यहां पर तमाम तरह के बड़े दावे किए जा रहे थे एनडीए की तरफ से 400 पार को लेकर, लेकिन 300 पार भी यहां पर नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन 229 पर यहां पर अभी पहुंची हुई है, और अगर टीएमसी के आंकड़ों को भी इसमें मिला लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुमत के पास पहुंचती दिखाई दे रही है। उसके बाद तमाम समीकरण भी बनते हैं। तो देखना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, या फिर राहुल गांधी क्या कुछ बड़ी बात कह सकते हैं 5 बजे। तो जिस तरह से लगातार स्वदेश न्यूज में हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं, एनडीए 297, इंडिया गठबंधन 229 और अदर यहां पर 17 पर। तो जिस तरह से देखें, यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में और पंजाब में यहां पर सीटें एनडीए गठबंधन की कम हुई है, बीजेपी की सीटें यहां पर कम हुई है अच्छी खासी। इसलिए जो ये पिछले बार आंकड़ा तकरीबन 350 के आसपास था, 297 पर सिमट गया। उस वक्त बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर जयपुर में मंजू शर्मा की जीत की खुशी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल, सीपी जोशी, बाल मुकुंदाचार्य ने किया स्वागत। बीजेपी कार्यालय में मंजू शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। जयपुर से मंजू शर्मा 3 लाख वोटों से विजयी हुई हैं। उसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया बीजेपी कार्यालय में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जयपुर से बीजेपी प्रत्याशी थी मंजू शर्मा, जिन्होंने जीत दर्ज की है, 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो सीपी जोशी, बाल मुकुंदाचार्य ने किया स्वागत बीजेपी कार्यालय में। मंजू शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। जयपुर से मंजू शर्मा 3 लाख वोटों से जीती हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता सद्दाम खान। सद्दाम, जिस तरह से देखिए, हम अगर राजस्थान की बात कर ले तो तकरीबन राजस्थान में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है, लेकिन जयपुर की जो सीट है यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अच्छी खासी मार्जिन है, 3 लाख वोटों से मंजू शर्मा ने जीत दर्ज की है। बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दो कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। वहीं बीजेपी 14 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो 11 सीटें पर आगे चल रही है। वहीं आपको बता दो भागीरथ कि बीजेपी में मंजू शर्मा 3 लाख वोटों से ज्यादा जीत दर्ज की है। बिल्कुल भागीरथ, जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जश्न का माहौल है, जो मंजू शर्मा का कार्यालय है वो जश्न का माहौल है। सीपी जोशी है विधायक, बाल मुकुंदाचार्य ने मंजू शर्मा का जोरदार स्वागत किया। बिल्कुल भागीरथ, बिल्कुल, एक तरफ जीत की खुशी तो है, लेकिन दूसरी तरफ सीटें कम होने का गम भी होगा, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पिछले बार 24 सीटें थी, इस बार सिर्फ 14 सीटों पर अभी आगे चल रही हैं। 10 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को यहां पर। जी बिल्कुल भागीरथ, जो बीजेपी राजस्थान में कहीं ना कहीं हैट्रिक नहीं लगा पाई और वो 14 सीटें जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल भागीरथ, अब इसकी क्या बड़ी वजह देख पा रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट 2014 में हमने देखा, अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस किया, 2019 में देखा अच्छी खासी सीटें यहां से बीजेपी लेकर आई, लेकिन 2024 में इतनी बड़ी गिरावट, क्या वजह देख रहे हैं आप? बिल्कुल भागीरथ, आपको बता दूं कि 2014 और 2019 में यहाँ बीजेपी लगातार 25 की 25 सीटें जीतती नजर आई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी 14 सीटें और
इंडिया गठबंधन 11 सीटें जीतती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी जी की जो गारंटी है कहीं ना कहीं वो यहाँ राजस्थान में फेल होती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट जनता पर पड़ा और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भागीरथ। बिल्कुल सद्दाम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला गया है और सद्दाम खान ने कहा कि इसका असर देखने को मिला। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त साबरकांठा से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं साबरकांठा से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बेरिया की जीत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बेरिया की जीत पर विधायकों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बेरिया की जीत हो गई है। जीत पर विधायकों समेत भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी। बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बेरिया की जीत। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राहुल पुजारी से। राहुल, जिस तरह से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी शोभनाबेन महेंद्र सिंह बेरिया की जीत हुई है, किस तरह से आप इस जीत को देखते हैं? देखिए, जिस तरह से जीत होनी थी वो जीत निश्चित थी कि इनकी जीत तो हमेशा जिस तरह से लड़ी थी उसको देखकर पहले से बताया जा रहा था कि इनकी जीत निश्चित है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन और क्या नाम है जो ये गठबंधन एनडी गठबंधन जो बोला जाता है, ये समय देखिए महाराष्ट्र की हम लोग शुरू से कवरेज कर रहे थे, हम लोग शुरू से स्वदेश से बता रहे थे खिचड़ी पकी हुई है और खिचड़ी का असर दिख रहा है। देखिए भागीरथ जी, अब सीधा सीधा असर दिख रहा है। जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ और जिस तरह से सीटों का ध्रुवीकरण किया गया, मराठा वोटों का हुआ, आप देखिए सीटों में किस तरह से कन्वर्ट हुआ, बराबर की। जिस तरह से बीजेपी स्वीप कर रही थी पिछली बार शिवसेना के संग मिलकर, अब देखिए उसको यह महाराष्ट्र में भी डेंट बहुत बड़ा लगा। यूपी के बाद अगर कोई डेंट लगा तो महाराष्ट्र में लगा। तो आप देख सकते हैं 23 पे आज इंडिया गठबंधन है और 19 पे ये है। तो अभी भी जो शाम तक नतीजे हैं वो अभी भी 2000-5000 जो हुए हैं अंतर, तो कहीं ना कहीं वोट ये कहीं ना कहीं स्विफ्ट करेगी इंडिया गठबंधन की तरफ। तो महाराष्ट्र की जो राजनीति थी, पहले से वोटर कंफ्यूज था, इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि सिंबल किसकी है, उम्मीदवार किस पे है, तो उसको लेकर वोटर कंफ्यूज था। तो उस हिसाब से देखिए, मैं सवेरे भी बता रहा था अपनी रिपोर्टिंग में कि वोटर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने के कारण किसको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए अब इंडिया गठबंधन को बेनिफिट मिल रहा है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है अच्छी परफॉर्म कर रही है, एनसीपी अच्छी परफॉर्म कर रही है जो शरद पवार की थी। तो दोनों टूटने के बाद जिस तरह से महाराष्ट्र में खिचड़ी पकी थी, जो हम शुरू से बोले थे, वो खिचड़ी का स्वाद अब आने लगा है इंडिया गठबंधन को। जी बिल्कुल राहुल, देखिए यहाँ पर तकरीबन 23 सीटों का यहाँ पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि जिस तरह से उठापटक देखने को मिली, शिवसेना की टूट हुई, एनसीपी की टूट हुई, भले जो अजित पवार है उनको चुनाव चिन्ह मिला एनसीपी का, भले जो शिंदे गुट उनको चुनाव चिन्ह मिला शिवसेना का, लेकिन जनता इसको पसंद नहीं कर पाई। जनता को लगा कि हमारे जो नेता थे उद्धव ठाकरे उनके साथ धोखा हुआ है, हमारे जो नेता थे शरद पवार उनके साथ धोखा हुआ है, और यही रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। जी भागीरथ जी, आप बिल्कुल सही करें। कहीं ना कहीं मराठा वोट जो इमोशनल वोट था, उनको लग रहा था कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे जो उनको एक तरह से गद्दार बोला जा रहा था कि वो गद्दारी करके क्या नाम है शिवसेना से अलग हो गए। जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी वो शिवसेना ओरिजिनल मानी जा रही थी, जबकि तीर कमान वो सबसे चुनाव आयोग की तरफ से मिला गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वोटर भी कंफ्यूज हुआ। अगर वोटर कंफ्यूज नहीं होता तो शायद इंडिया गठबंधन और अच्छा परफॉर्म कर रहा होता। वो जो सीट जो देख रहे हैं आप, शायद 23 से 28-29 तक होने की संभावना थी, लेकिन 5 लाख 8 लाख वोटर एक लोकसभा में होना और अपने सिंबल को बार बार 1 से 1.5 महीने में पहुंचाना कि इस सिंबल पे अब हम लड़ रहे हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी मसाल पे लड़ रही थी और उसको पहले तीर कमान मिला हुआ, तो तीर कमान को बेनिफिट इसी बात पे मिला कि उद्धव ठाकरे की तीर कमान है। ये सोच के लोग, कई मराठा लोग जो नीचे तबके के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इस सोच के वोट दे दिया गया। तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो 60 सीट निकल के आ रही है, वो 60 सीट भी शायद उद्धव ठाकरे को कन्वर्ट हो जाती है अगर वो अपनी बात पहुंचा सकते कि मसाल मेरी चुनाव चिन्ह है। जी भागीरथ जी। बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल रहा है, तकरीबन 23 सीटें यहाँ पर नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहाँ पर एनडीए गठबंधन को अच्छी खासी सीटें मिली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की तरफ एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो टारगेट लेकर चल रही थी बीजेपी
बीजेपी यहां पर 29 की 29 सीटें जीतने का वो टारगेट यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर लाखों वोटों से जीत की और बीजेपी, जो फासला है जीत का लाखों वोट का हो चुका है। इसलिए अब 3:15 बज चुके हैं। तो अब यहां पर मध्य प्रदेश की बात करें तो परिणामों में फेरबदल होना यहां पर मुश्किल दिखाई देता है। इसलिए बीजेपी मध्य प्रदेश में एक बड़ी सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। टारगेट बीजेपी का यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, तो जिस तरह से यहां पर रुझान आए और लग रहा है कि मध्य प्रदेश में रुझान परिणाम में तब्दील होंगे, क्योंकि लाखों सीटों का फासला हो चुका है। और इसको लेकर स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा की। आपको सुनाते हैं। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, क्या कारण मानते हैं? एकमात्र कारण जनता का भरोसा, माननीय मोदी जी के काम का अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। और यही कारण है कि हमारी पार्टी एकजुटता से लड़ी, सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के काम का भी जनता का असर अच्छा हुआ और इस कारण 29 की 29 लोकसभा जीते। सर, छिंदवाड़ा में जिस तरह से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, हालांकि उन्होंने अपनी हार मान ली, स्वीकार कर ली है, क्या लगता है आपकी स्ट्रैटेजी काम करी? क्योंकि हमने आपको देखा था बहुत एग्रेसिवली वहां पे चुनाव प्रचार करते हुए। देखिए, हमने तो पहले दिन कहा था कि छिंदवाड़ा गड़नी गड़बड़ है, कांग्रेस की कमजोरी है कि वहाँ लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं करने दे रहे हैं। और मुझे संतोष है कि जनता ने हम पे भरोसा किया और रिजल्ट आपके सामने। केंद्र में जिस तरह से उलट पूरा आ रहा है, उस पर क्या करेंगे? काहे का उलट आ रहा है? मैंने कहा फिर एक बार मोदी सरकार बन रही है कि नहीं बन रही? इनने तो कहा था कि 4 जून के बाद मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी। अब वो तो उनसे पूछिए किसकी सरकार है। राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं 295। मैंने कहा बताओ ना, उनसे पूछो कहाँ 295 कहाँ से लाएंगे? भगवान कैसे लाएंगे? क्या रिजल्ट तो नहीं आ रहे हैं? चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबरेज जिस तरह से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हुआ है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक। अब सीधे लेके चलते हैं आपको स्वदेश न्यूज के न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी गरिमा मौजूद है और उनके साथ मौजूद है सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक। गरिमा, ओवर टू यू। कि अब जो आंकड़े हैं वो बदल रहे हैं और मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप होने जा रहा है, जो कि कांग्रेस का गढ़ था। सिर्फ एक ही बार छिंदवाड़ा में कमलनाथ को हार मिली थी और 45 साल तक कांग्रेस यहां पर काबिज रही। लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव ने जब से सत्ता की कुर्सी संभाली, लगातार उनके ताबड़तोड़ दौरे हमने देखे। 157 जनसभाएं की, 197 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे डॉक्टर मोहन यादव और अब 29 कमल खिलाकर के पीएम मोदी को सौंप रहे हैं। हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है और ग्राउंड जीरो से लगातार आपको रिपोर्ट्स भी दिखाती रहती है। और अब इस बार क्लीन स्वीप इतिहास रचा जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी हम लोगों ने डॉक्टर मोहन यादव से बात की, बिल्कुल उत्साह और कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आए। सीएम हाउस में वो थे और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मुझे याद दिलाया, हम लोगों ने उनका पिछला जो इंटरव्यू था छिंदवाड़ा के एयरपोर्ट पे किया था चुनाव के समय, जब वो छिंदवाड़ा में लगातार दौरे कर रहे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए थे, बहुत एग्रेसिवली वहां पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो उस समय भी उन्होंने वहां पे कहा था ये कमलनाथ का गढ़ नहीं है, जैसा लगातार कहा जाता है कि कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी आ रही है, कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी जा रही है। तो उन्होंने कहा था, मैंने तब भी कहा था ये कमलनाथ का गढ़ नहीं गड़बड़ है। आज भी उन्होंने हमारे इंटरव्यू में यही कहा कि मैं आपको, उस समय भी मैंने कहा था कि यहाँ पे जो कांग्रेस का गड़बड़ है, कमलनाथ का गड़बड़ है, और वही चीज साबित हुई है कि यहाँ पे गड़बड़ था और उस गड़बड़ को जनता ने सिरे से नकारा है। और आप ये देखिए, एक बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास, एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कई दशक के बाद जो है बीजेपी 29 की 29 सीट जीती है। पिछली बार 1 सीट था, उससे पहले के लोकसभा में 2 सीट कांग्रेस के पास था, पिछली बार 1 सीट था और इस बार पूरी की पूरी क्लीन स्वीप हो गया। मुक्ता जी, डॉक्टर मोहन यादव के नाम भी ये बड़ी उपलब्धि कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि जब सीएम पद का चुनाव जब किया जा रहा था, तीसरी पंक्ति में डॉक्टर मोहन यादव बैठे थे। उन्हें ये इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा और विपक्षी दल लगातार उन्हें पर्ची वाला सीएम भी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा गरिमा आपने। देखिए, आज वो सारी बातें जो हैं वो एकदम एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो मिट गई हैं, डिलीट हो गई हैं, एक डिलीट बटन दब गया है, क्योंकि वो तीसरी पंक्ति में बैठे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, जब यहाँ पे विधायक दल की बैठक हो रही थी और शुरू होने वाली थी, उससे
चंद मिनट पहले डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे उस मीटिंग में बीजेपी कार्यालय में, मुझे ध्यान है अभी भी, और मैंने देखा तो मैंने कहा था ये इतने लेट आ रहे हैं। ओ अच्छा, शायद उज्जैन से लेट हो गए होंगे, क्योंकि वो उज्जैन से विधायक थे, तो एकदम से ख्याल यही आया कि अच्छा लेट हो गए होंगे। वो शायद सबसे आखिरी थे जो मीटिंग में गए और तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, बहुत सहज रूप में बैठे हुए थे, और जब उनका नाम अनाउंस किया गया तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि जो वहां से विधायक सब निकल के आए थे उन्होंने यही बताया था कि सब एकदम शांत हो गए थे, किसी को उम्मीद नहीं थी, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। लेकिन उसके बाद वो उनका नाम अनाउंस हुआ, उनके ताजपोशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े बड़े लीडर्स आए थे, सबने यहाँ पे भाग लिया था। और उसके बाद से जो उनका कार्यकाल रहा लगातार, कांग्रेस को हम देखें तो जैसा आपने बताया कि पर्ची वाले सीएम उनको कहा जाता है, बार बार कांग्रेस यही कहती को तो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, वो दिल्ली की ओर देखते हैं, दिल्ली जो कहती वो करते हैं। लेकिन अब इस तरह से जैसे बीजेपी कमल जो है 29 की 29 सीट में खिल रहा है, क्लीन स्वीप हो गई है। और देखिए आप, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव हार रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव हार रहे हैं, तो देखिए कितने बड़े बड़े दिग्गजों को बीजेपी ने मात दी है। तो ये सारा का सारा क्रेडिट जो है वो डॉक्टर मोहन यादव की झोली में जाएगा। मुक्ता जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश रिकॉर्ड कायम करने के लिए माना जाता है, इंदौर में स्वच्छता को लेकर के रिकॉर्ड कायम किया जाता है, लेकिन इंदौर में इस बार एक और रिकॉर्ड बना, नोटा पर सबसे ज्यादा वोट, और मध्य प्रदेश के नाम भी एक और रिकॉर्ड दर्ज कि इतिहास में पहली बार सभी सीटों पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जीत मिली है। जी बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया कि देखिए जो बीजेपी के कुछ एक जो डिसीजंस थे वो सही नहीं गए, उनका परसेप्शन सही नहीं गया, जनता ने उसको सही से नहीं लिया। उनका ये मानना था कि इंदौर तो बीजेपी का गढ़ रहा है, सालों से रहा है, और उनके प्रत्याशी जीतते, तो ये कदम उठाने की क्यों जरूरत थी। हालांकि बीजेपी लगातार कहती है कैंडिडेट खुद अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहता था, तो हम क्या करते, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मैसेज अच्छा नहीं गया था। ठीक है बीजेपी जीत गई, वो तो था ही कि वो जीतेगी, लेकिन जिस तरह से नोटा को वोट मिले हैं उससे जनता ने ये चीज क्लियर करा है कि जब वोटिंग हो तो संवैधानिक ढंग से वोटिंग हो, इस तरह के हथकंडे अपनाने का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, एक सवाल मैं भी लेना चाहूंगा मुक्ता जी से, बिल्कुल एक सवाल मैं भी लेना चाहूंगा। बिल्कुल मुक्ता जी, देखिए जिस तरह से देखें, बाकी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यहां पर मोदी मैजिक नहीं चला, यहां पर बीजेपी की रणनीति काम नहीं आई, यहां पर नुकसान हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश में यहां पर रणनीति काम आई, 29 की 29 सीटें जीत रही है, एक सीट ज्यादा 2019 के मुकाबले। वो क्या फैक्टर है आपको लगता है जो मध्य प्रदेश में काम किया है लेकिन दूसरे राज्यों में काम नहीं किया? कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने मोदी मैजिक की बात कही थी लेकिन असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो अहम थे, जो मध्य प्रदेश में काम कर गए? देखिए मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, इस पे बिल्कुल एनालिसिस होना चाहिए कि जिस तरह से ब्रांड मोदी को प्रोजेक्ट किया था बीजेपी ने, और उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ रहे थे और 400 पार का नारा दे रहे थे, तो जो एग्जिट पोल आए थे, हमने लगातार सुना था, कांग्रेस बार बार कह रही थी ये एग्जिट पोल नहीं है, मोदी का पोल है, और देखिए 295 सीट्स हमारी आएंगी, इंडिया गठबंधन की आएंगी। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, तो और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप है, बाकी जगह जगह उत्तर प्रदेश में देखिए उलटफेर हो गया, बिल्कुल समाजवादी पार्टी बिल्कुल आगे चल रही है, भाजपा का जो है वहां पे या पीएम मोदी का मैजिक नहीं चल रहा है, और जहां से पीएम मोदी का सीट है वहां सुबह हमने देखा था 2 राउंड में वो पीछे हो रहे थे। तो मतलब इससे भी कुछ ना कुछ एक मैसेज है, जनता का मैसेज है कि भाई बीजेपी को अगर काम करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से करे, बहुत अति किसी चीज की नहीं होना चाहिए, नहीं तो जनता अपने तरीके से जवाब देती है। और अगर मध्य प्रदेश का, जो भागीरथ जी का सवाल है कि मध्य प्रदेश में क्या मैजिक चला है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का मैजिक चला है। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी जिस तरह से केंद्र की जो योजनाएं हैं उसका मैजिक चला है, और कह सकते हैं कि पीएम मोदी का भी मैजिक चला है, और मध्य प्रदेश सरकार का जिस तरह से जो गवर्नेंस रहा है इतने सालों का, हम कह सकते हैं वो भी। और इस पे सबसे ज्यादा जो चेरी ऑन द टॉप बोलते हैं वो है डॉक्टर मोहन यादव। देखिए सहज और सरल हैं,
बहुत आराम से जो है उनसे आप बात कर सकते हैं, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो जो एक परसेप्शन उनको लेकर गया, भले ही कांग्रेस कहती रही पर्ची वाले सीएम, वो कहते रहे लगातार, अब शायद आज के बाद नहीं कहेंगे, लेकिन इस जो 6 महीने में डॉक्टर मोहन यादव की छवि बनी है, बहुत सहज और सरल बनी है, और इससे जो एक बहुत अच्छा मैसेज गया है जनता के बीच में। बिल्कुल। तो जब आपको लगता है कि कोई आपका ही व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ है बड़े पद पे, और आपको बहुत इजीली आप उससे बात कर सकते हो, और आपको बहुत इजीली, बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, वाकई। लेकिन वाकई यहां पर डबल इंजन का जो एक मैजिक था वो तो चल गया, लेकिन बाकी राज्यों में डबल इंजन की जो बात की जा रही थी उसका मैजिक दिखाई नहीं दिया। तो इस वक्त की ताजा रुझान, एनडीए के 294, इंडिया गठबंधन के 232 और अदर्स के 17। हालांकि जो जादुई आंकड़ा 272 का वो एनडीए गठबंधन पार कर गया है, लेकिन सरकार बनाने के लिए क्या ये समीकरण काफी रहेंगे? क्या कई समीकरण बदल नहीं जाएंगे? लगातार इस पर संभावना बनी हुई। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम सुबह से लगातार हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो प्रवक्ता उनसे चर्चा करें। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ इस वक्त है बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वामीनाथ जायसवाल जी, सपा प्रवक्ता निशांत सिंह ठाकुर जी और आप प्रवक्ता रजनीश कौशिक जी। सुरेश गर्ग जी, जादू नहीं चला ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार मोदी मैजिक की बात हो रही थी। 400 पार का आंकड़ा आपने दिया था, 370 का आंकड़ा आपने पार दिया था। ऐसा लग रहा है कि 400 पार का जो आंकड़ा था ये सेटबैक कर गया, ये कहीं नुकसान कर गया, क्योंकि इसको विपक्षी पार्टियों ने उठा लिया था। 400 पार अगर आप दोगे आप एनडीए को, तो वो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इसका नुकसान अच्छा खासा हुआ। तकरीबन आपको पिछले बार के मुकाबले यहां पर 55 से 60 सीटों का नुकसान हो रहा है। 400 पार तो छोड़िए, 300 पार नहीं हो पा रहे आप। निश्चित रूप से जो हमारा एक नारा था 400 पार, लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहता हूं कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये इस हिंदुस्तान के इतिहास में दूसरी बार होगा कि जो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। या तो 1952 से जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने होंगे 3 बार, या फिर मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री। इतिहास के अंदर ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का एक इतिहास रचा जा रहा है। दूसरा, हालांकि सुरेश गर्ग जी, इसमें भी अभी संभावना है, क्योंकि देखिए कुछ लोग अगर आपके यहां से उधर चले गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भागीरथ जी, देखो संभावना तो हर चीज की होती है। जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि जेडीयू टीडीपी का कुछ हो सकता है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो था आपने खुद नाम ले लिया। देखिए सुनिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, आपने खुद नाम ले लिया। तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये डर है कि जेडीयू टीडीपी कहीं खसक ना जाए। आप इस संभावनाओं की बात बता रहे हो भाई। हमारे पास में जो दल है, आप जो संभावना की बता रहे हैं, हमारे दल है, हमारे दल बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हम तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं। तो फिर कहां से संशय हो गया? इसी तरीके का संशय नहीं है ना। एनडीए सरकार बना रही है, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और एनडीए ने का बहुमत मिला। 272 का बहुमत होता है और हम 295 सीटें लेके आ रहे हैं। 295 सीटें लेके आ रहे हैं, यानी कि बात एनडीए की सरकार बन रही है और नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो कहीं पे भी किसी तरीके की संशय, डाउट वाली बात नहीं है। हम तो जनता का, मतदाता का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, क्या कुछ आप संभावनाएं, गुंजाइश तलाश रहे हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन 232 के पास है, 72 जो है, 272 का जो जादुई आंकड़ा कैसे उसको पूरा कर पाएंगे आप? क्योंकि आप लोगों ने कहा था 295, यहां पर एनडीए दिखाई दे रहा 295 के आसपास। स्वामीनाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है साहू जी, आ रही है। स्वामीनाथ जी, कैसे 272 का जादुई आंकड़ा पार कर पाएंगे? देखिए, ये जनता का विश्वास, युवाओं का साथ, मजदूरों का साथ, किसानों का साथ, विश्वास के साथ हम 3 डिजिट कांग्रेस ला दी है अकेले, और जो शाह और जादे ने शाह और मात देना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में जो प्रभु श्री राम के नाम पर इन्होंने डकैती किया था, आज उसी का जवाब उत्तर प्रदेश का जनता कि राम का साथ तो सबके साथ था, सबका राम है, हम में तुम में खड़क खम में। उस राम को बेचने का काम जो किया, इनको वापस कम बैक टू पियानो कर दिया, पेविलियन में भेजने का काम किया गया है। अब जीत सुनिश्चित होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को डरा धमका कर ईडी सीबीआई के माध्यम से अपने पाले में डालने का कोशिश किया गया, चंद्रबाबू नायडू, ये सारे लोग जान रहे हैं कि न्याय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हर अन्याय का एक न्याय का नायक होता है। मान के चल रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू आपके साथ है, ये मान के चल रहे हैं आप लोग? संपर्क साधना शुरू कर दिया आप लोगों ने? सुनिए, न्याय की साहू जी, न्याय की जीत हुई है। किसान के 770 शहादत, अजय कुमार टेनी, हमारा तो अमेठी से बोले कि भाग गए और रिकॉर्ड तोड़ मतों से रायबरेली से जीते, और स्मृति ईरानी को तुरंत चीनी बेचते हुए भागना पड़ा।
इस तरह से 3 डिजिट से हरा रहे हैं। हमारा एक कार्यकर्ता केएल शर्मा से हारना पड़ा। और जिस तरह से मोदी जी सुबह देखे होंगे कि मोदी जी पीछे चल रहे थे, रिकॉर्ड टूटा, अभी मोदी लचकी नहीं पहुंचे हैं। यह देश के लोकतंत्र का, संविधान का सबसे बड़ी जीत हो रही है। और आप देखिएगा शाम तक और रहेगा व्यवस्था और सरकार इंडिया गठबंधन बनाएगी। चाहे कितना भी जोर लगा लें, जीतेगा इंडिया, जागेगा इंडिया। और देश जाग गई है न्याय के साथ, लोकतंत्र और संविधान के साथ। इन्होंने जिस तरह से जाल ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग से समझौता कर ये चुनाव लड़ा, ये मंगलसूत्र से शुरू किए मुजरा तक पहुंचाए। जो गांधी को नहीं जानता वो संविधान को क्या जानेगा। कल ये बोलेंगे 2024 22 जनवरी को राम का मंदिर हमने बनाया, राम को प्राण प्रतिष्ठा दिलाया। राम को तो कोई जानता नहीं था, वो तो भाजपा के लोग राम को बचाना शुरू के तो राम को जानने लगे। इस तरह की ये पार्टी है कि गांधी जी को पिक्चर से जानते हैं, इतिहास जिसको नहीं मालूम। ठीक है, मुझे लगता है जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है और आप कहीं ना कहीं आप लोग लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है कि आप जेडीयू और टीडीपी को अपने साथ ले आएंगे। वाकई देखना होगा, संभावनाएं हर जगह रहती हैं। हालांकि यहां पर सुरेश गर्ग ने भी कहा है कि भैया हम तो एनडीए वाले हैं और सब साथ में हैं और देखना होगा। ठीक है वाकई देखना होगा। लेकिन ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इस बीच बड़ी खबर बता, सोमेनाथ जी आप अमेठी का जिक्र कर रहे थे, एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहां पर स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, तो ये बड़ी खबर। 2019 में राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी ने, लेकिन इस बार 2024 में स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वाकई निशान सिंह ठाकुर जी, देखिए जिस तरह से यहां पर बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था, बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से इस बार हारने वाले थे, इस बार अमेठी से नहीं हारे, अमेठी से भाग गए और रायबरेली चले गए। लेकिन अब यहां पर अमेठी से स्मृति ईरानी खुद हार गई है। प्रतिक्रिया आपकी? भारतीय जनता पार्टी की हार की शुरुआत तो उस दिन ही हो गई थी जिस दिन बेटी को देश के अंदर निर्वस्त्र दौड़ा गया था। देश के अंदर कार्यकर्ता स्वयं, देश का प्रत्येक नागरिक चुनाव लड़ रहा था और चुनाव हारने का आप रीजन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा घमंड कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई हो, बिटियाओं को निर्वस्त्र किया गया हो, गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया हो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन देश का संविधान बचाने का चुनाव था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुखता से दल ने चुनाव लड़ा है और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। आज आप देखेगा भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों वाले की सरकार हटी है और इंडिया गठबंधन की सरकार कुछ ही क्षण बाद आएगी और जनता की सरकार भारत के अंदर बनेगी। आप देख ले, स्मृति ईरानी की हार की बात कर लीजिए या दिनेश की बात कर लीजिए जिन्होंने स्वयं में हार स्वीकार की है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनके बहुत बड़े बड़े दिग्गज है जो हार स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बता दिया है कि संविधान बचाओ की ये लड़ाई थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आ रही है। और देश का प्रत्येक नागरिक स्वयं चुनाव लड़ रहा था, पत्रकार चुनाव लड़ रहा था, देश का नागरिक चुनाव लड़ रहा था, पीड़ित चुनाव लड़ रहा था, दलित चुनाव लड़ रहा था। इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों उत्तर प्रदेश ने देखा दिया। कई बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा है कि इस क्रूर नीतियों की सरकार को अगर कोई रोकेगा तो समाजवादी पार्टी। और आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में जीती हुई सरकार उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, बढ़ती हुई इंडिया की जीत ने दिखाया है कि भारत के अंदर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बिल्कुल, हालांकि अभी जो जादुई आंकड़ा है उसको अभी छूना बाकी है। हालांकि समीकरण देखना होगा कि किस पार्टियों को आप लोग साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कोशिश दोनों तरफ से होगी। अभी वो जादुई आंकड़ा तो यहाँ पर एनडीए ने पार किया, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या कुछ समीकरण बिठाता, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन रजनीश कौशिक जी, ठीक है, फिर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी, अगर दूसरी पार्टी की बात करें कांग्रेस के बाद, तो बड़ी पार्टी आपकी भी है, इसलिए वाकई इस पर भी चर्चा होगी क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो। हालांकि अभी ये संभावनाएं, ठीक है। रजनीश कौशिक जी, ठीक है, आऊंगा निशान जी, आऊंगा रजनीश कौशिक जी, देखिए, ठीक है, आऊंगा निशान जी, आऊंगा रजनीश कौशिक जी। देखिए, पंजाब में तो आप लोग को जरूर बढ़त मिली है, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से तमाम आप लोग ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल चले गया, उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका असर दिल्ली में दिखाई नहीं दिया। दिल्ली में सातों की सातों सीटों पर वहां पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। भले पंजाब में आपको 2 सीटों पर यहां पर बढ़त मिली हुई है पिछले बार के मुकाबले, लेकिन जिस तरह से एक ये लग रहा था कि आप पार्टी बाकी जगह एक असर अच्छा खासा डालने वाली है, देखें दिल्ली में खुद ने असर नहीं डाल पाई, लेकिन हाँ दूसरी जो आपकी सहयोगी पार्टी उनका असर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की जो अब स्थिति है, आपको कैसा लगता है? क्या कुछ यहां पर किस तरह की संभावना है? अब कैसे आप लोग की सरकार बन सकती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी कुछ ही दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जिसको भारतीय जनता पार्टी
अपने हिंदुत्व की प्रयोगशाला समझता है, मानता है, और राम मंदिर का आनन फानन में उद्घाटन का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि उत्तर प्रदेश में एक लहर चलेगी तो पूरे देश में वो लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही मिली है। इसका मतलब क्या है कि जो अहंकार पूर्वक कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, उनको राम ने ही करारा जवाब दे दिया है, क्योंकि राम को लाने वाला कोई नहीं है। भगवान राम को कोई ला सकता है? वो तो पहले से लाखों वर्षों से इस देश के कण कण में है, हर व्यक्ति के दिल में है भगवान राम। एक तो बात ये होगी। दूसरा यह है कि भले ही हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं जीत पाई, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन है, और बीजेपी को तो सिर्फ अपने बलबूते पे जो कह रहे थे कि हमारी 370 बीजेपी की आएंगी, 370 पार, 241 सीटें भी मुश्किल से मिल पा रही हैं। अभी तो रिजल्ट पूरे आए नहीं हैं, तो उस दृष्टि से देखें तो बीजेपी को कोई बहुमत नहीं मिला। बाकी बचे जो एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के जो सहयोगी पार्टियां हैं, वो एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। वो आप देखना इंडिया गठबंधन के साथ अभी अगले 2-4 दिनों में ही दिखाई देंगे, क्योंकि कभी मोदी जी ने एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन्हें कभी सम्मान ही नहीं दिया, कभी उन्हें उनकी मीटिंग तक नहीं बुलाई। आज तक कोई जानता नहीं कौन कौन सी पार्टियां एनडीए में हैं, कौन कौन सी पार्टियां, क्योंकि वहां तो सिर्फ मोदी और मोदी। ठीक है, आप गुठन की बात करें। सुरेश गर्ग जी, देखिए अभी से यहाँ पर समीकरण बिठाना शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं रजनीश कौशिक जी, आप प्रवक्ता, कि जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं वह एनडीए में घुटन महसूस कर रही हैं पिछले 10 सालों से। पहले मौका नहीं था, लेकिन अब मौका है, इसलिए बड़ा मुश्किल होगा सबको साथ रखना आपके लिए। हाँ, भागीरथ जी, मैंने आपको कहा ना कि जो चुनाव लड़ा था वो एनडीए के गठबंधन के माध्यम से लड़ा था। हम एक हमारा गठबंधन था और हमारा गठबंधन जीत के आ रहा है, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है ना, गठबंधन जीत के आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, हमने 370 और 400 का नारा दिया था, ये हमारे कार्यकर्ता को बूस्टअप करने के लिए दिया था, लेकिन हमारा ये लक्ष्य था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन सुरेश गर्ग जी देखिए, अब तो यही सवाल है सुरेश गर्ग जी, अब तो यही सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, नहीं आप मेरा एक सवाल ले लीजिए। देखिए, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन बीच में वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में आ गए। अगर मान के चलिए अगर उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाता है, अभी कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन मैं तो कह रहा हूं, तो आपको लगता है वो आपके साथ रहेंगे? अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, मैं तो एक हाइपोथेसिस सवाल कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो अगर इंडिया गठबंधन को पहले आंकड़े जुटाने होंगे उसके बाद, लेकिन मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है और इतना आसान नहीं है आपको सबको संभाल के रखना आपके लिए। एनडीए के साथ में दूसरे दल नहीं आ सकते क्या? जिस तरीके से आप इधर उधर एनडीए के लोगों को जोड़ने की, उधर की तरफ जाने की बात कर रहे हो, पहली बात तो किसी सूरत में नहीं है, उनके खुद के स्टेटमेंट, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ में दूसरे दल नहीं आ सकते क्या? ठीक है, तो मुझे आप एक आंकड़ा बताइए, अभी जो तकरीबन चल रहा है 294 चल रहा है, कितने और पार्टियां आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ आ सकती है? ये आंकड़ा कितना हो सकता है? अगर यही रिजल्ट में अगर परिवर्तित होता है तो कितना आंकड़ा जा सकता है? तो ये कि हमारे को एनडीए हमारे 295 सीटों पे आ रही है, तो हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो हमको इस चीज पे चिंतन की है। लेकिन जो इधर उधर की बातें हो रही है, इनमें कहीं पे भी कोई दम नहीं है। कोई भी व्यक्ति, सबके अपने अपने स्टेटमेंट आ रहे हैं, अपने ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, वो इसके बावजूद भी इधर की बातें करने से कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फिर अगले 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे और देश के लिए हमने जो वादे किए थे, तीसरी अर्थव्यवस्था लाने का जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे। देश में विकास का जो मॉडल हमने लाया उस विकास को पूरा करेंगे। देश में जो जो कमियां उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ठीक है स्वामीनाथ जी, देखिए सिर्फ यही नहीं है कि आपके साथ ही एनडीए गठबंधन की जो सहयोगी पार्टी वो आ सकती है, बल्कि आपके भी कुछ पार्टी वहां भी तो जा सकते हैं, क्योंकि देखिए उनके तो वैसे भी बहुमत के आंकड़े से ऊपर पहुंच चुके हैं। वो आपको ज्यादा
उठापटक करनी पड़ेगी, उनको ज्यादा उठापटक नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर इसी आंकड़ों की बात कर लें, यही आंकड़े अगर रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं तो उनको ज्यादा उठापटक नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप क्यों मान के चल रहे हैं कि टीडीपी आपके साथ आ जाएगी? आप क्यों मान के चल रहे हैं कि जेडीयू आपके साथ आ जाएगी? भाई उनके पास तो बहुमत है, उनको ज्यादा उठापटक नहीं करनी है। वो चाहे तो आपके जो सहयोगी पार्टी उनको भी अपने साथ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सहयोगी पार्टी ऐसे थे जो पहले आपके साथ थे, बाद में एनडीए में चले गए। स्वामीनाथ जी। भागीरथी जी, वक्त अभी सही चल रहा है और इंडिया गठबंधन पूरा विश्वास है कि सरकार बनाएगी। और जो नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को गढ़ना करने वाले वही थे। और जिस तरह से इन लोग डर का राजनीति और तानाशाही व्यवस्था के तहत लोगों को डराकर अपने पाले में लाने का काम किया, अब समय आ गया है, वक्त है बदलाव का, न्याय का, संविधान बचाने का। इसलिए लोकतंत्र में महिलाओं की सुरक्षा और जिस तरह न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी और शाह और जादे का बात कर रहे थे, शाह और मार्क्स देने का काम जो उत्तर प्रदेश ही अपना गढ़ मानते थे, जो राम को लाए थे, निरंतर कहते रहे। और आज जनता ने बता दिया कि राम को तुम नहीं लाए, राम तो सर्वत्र है, हम में तुमने खड़क्कम में उस अयोध्या में हार गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक और मिथ जुड़ा हुआ है। स्वामीनाथ जी एक सवाल कांग्रेस पार्टी के साथ एक मिथ और जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के अलावा अगर कोई और प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी सरकार ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, आप समर्थन वापस ले लेते हैं या कुछ और। हमने देखा है बहुत मुश्किल से वो सरकार बहुत अपना टेन्योर पूरा कर पाती है। अगर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री है तो ठीक है, लेकिन आपको लगता है यहाँ पर अगर जिस तरह से आप जोड़ घटाव यहाँ पर करेंगे, अगर उसमें कामयाब हो पाते हैं तो प्रधानमंत्री कौन होगा? स्वामीनाथ जी। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की सरकार ही बनेगी और हमको तोड़ मरोड़ नहीं करना है। न्याय के साथ सब खड़ा है। अन्याय का दबाव इतना ज्यादा था कि कुछ आपने कहा कांग्रेस की सरकार, आप इंडिया कहना भूल गए, आप इंडिया गठबंधन। नहीं, इंडिया गठबंधन सरकार बने। आप बोले क्रिश्चियन के कांग्रेस का, कांग्रेस निरंतर बड़े भाई का भूमिका, ठीक है, कितने आप इस भूमिका को निभा पाएंगे देखना होगा। लगातार ही हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। हालांकि लगातार हम आपको हाई प्रोफाइल सीटें भी दिखा रहे हैं। देखिए हाई प्रोफाइल हम आपको सीटें दिखा रहे थे अमेठी से, जहां पर स्मृति ईरानी हार गई हैं अच्छे खासे वोटों से, 2019 में यहां पर जीती थी। और लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम सुबह 8 बजे से आपको काउंटिंग की पल पल की खबर दिखा रहे हैं। अभी अगर ताज़ा रुझानों की बात करें तो एनडीए को 294 और इंडिया गठबंधन को 232 और अदर्स को 17 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जादुई आंकड़ा 272 इसको एनडीए पार कर चुका है, लेकिन जिस तरह से भी हम चर्चा कर रहे थे उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे सहयोगी पार्टी एनडीए में जो पिछले कई सालों से घुटन महसूस कर रहे हैं। तो सीधा उनका इशारा था कि वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं और उनकी जीत की कामना को लेकर उनकी सास ने मन्नत मांगी थी। अब उस मन्नत को पूरा करने के लिए जमीन पर लेटकर पहुंची हनुमान मंदिर। तो यह बड़ी खबर, छिंदवाड़ा में सांसद विवेक साहू बंटी की जीत हो गई है। विवेक बंटी साहू विजय के साथ प्रमाण पत्र लेने कार्यकर्ता रवाना। पीजी कॉलेज के लिए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुए रवाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सास ने अपने दामाद के लिए मांगी थी मन्नत पूरी होते ही जमीन पर लेटकर पहुंचे हनुमान मंदिर। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दंडवत प्रणाम करते हुए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विवेक साहू बंटी की सास है, जिन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर उनके दामाद जी अगर जीत जाते हैं तो हनुमान मंदिर ऐसे दंडवत प्रणाम करते हुए जाएंगी। और अब अपनी मन्नत को पूरा करते हुए उनकी सास। चलिए वापस फिर से डिबेट में आते हैं। तो लगातार इस तरह की हम आपको खबरें भी दिखा रहे हैं। देखिए सुरेश कर जी, लगातार इस तरह की हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छा यहां पर काम किया बीजेपी ने, इसमें कोई शक नहीं है। 29 की 29 सीटें जीती हैं। और छिंदवाड़ा जो आपका यहां पर बड़ा चैलेंज था, बड़ा कांटे की टक्कर थी, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस से सीट छीन ली है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो जादू था ये बाकी जगह चलता हुआ नहीं दिखाई दिया। खासकर उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से आप लोग अपनी जो सीट है उसकी आधी भी बचा पा रहे हैं।
अंग्रेजी निश्चित रूप से हमें उत्तर प्रदेश के अंदर हमें निराशा मिली है, लेकिन आप अगर और राज्यों को देखें तो केरल में भी हमारा खाता खुल रहा है, तमिलनाडु के अंदर हमारा खाता खुल रहा है, हिमाचल के अंदर हम पूरी की पूरी सीटें लेके आ रहे हैं, उत्तराखंड में हम पूरी की पूरी सीटें लेके आ रहे हैं। तो और राज्यों के अंदर हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमें निराशा मिली है उसके लिए निश्चित रूप से हम मंथन करेंगे, लेकिन मैं बार बार फिर भी यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, इसमें कहीं पे भी कोई संशय नहीं है। निशान जी देखिए, सुरेश गर्ग जी तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि तीसरी बार उनकी सरकार बनने वाली है, और कांग्रेस के बाद अगर देखें तो सबसे अच्छी खासी सीटें आपके पास हैं। किस तरह से सपा इस अगर इंडिया गठबंधन के निर्माण में किस तरह का रोल निभाने वाली है, और क्या अखिलेश यादव चेहरा होंगे प्रधानमंत्री के? हालांकि अभी 272 का आंकड़ा अभी इंडिया गठबंधन को जुटाना होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जुटा लेंगे, और एक यहां पर संभावना जताई जा रही है। राजनीति संभावनाओं का दौर के माध्यम से चलती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो या किसी भी साथी की बात हो। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि संभावनाओं के आधार पर चली गई राजनीति आगे बढ़ती है। उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही देश की प्रथम कुर्सी तक चेहरा जाता है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हुए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बदलाव चाहती है, देश से बदलाव चाहती है। रही बात अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने की, तो मैंने आपसे पहले कई बार चैनलों के माध्यम से कहा है कि इंडिया गठबंधन जो ये बना है, जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी होगी उसकी उतनी बड़ी हिस्सेदारी होगी। अगर समाजवादी पार्टी ठीक है, तो फिर क्या आप ये मानकर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर कांग्रेस की 100 सीटों के आसपास वो भी आ रहे हैं, तो क्या आप मान लेंगे कि कांग्रेस की तरफ से वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे कोई? से क्या कहा, मैं स्वदेश चैनल के माध्यम से देश से बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का पक्ष की राजनीति एक संभावनाओं के आधार पर चलती है, संविधान के आधार पर चलती है। अगर एमपी अधिक जिस सदस्यता के होंगे, जिस पार्टी के एमपी अधिक होंगे, उसी का बनना चाहिए। बाकी बहुत सारे अपने पास ऑप्शन ठीक है, मुझे लगता है कि सुरेश गर्ग जी इस बात से जरूर खुश होंगे। सुरेश गर्ग जी देखिए, सपा के जो प्रवक्ता निशान जी वो कहीं ना कहीं, नहीं ठीक है, मेरे पास समय कम है सुरेश गर्ग जी, ठीक है, देखिए नहीं सुरेश गर्ग जी आऊंगा आपके पास में, लेकिन स्वामीनाथ जी मुझे लगता है इस बात से आप जरूर खुश होंगे जिस तरह से सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिसके ज्यादा एमपी होंगे उनकी तरफ से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप खुश हैं इस बात के? स्वागत करते हैं आप स्वामीनाथ जी। हम लोग बड़े भाई छोटे भाई हम लोग जैसे मिलके राहुल जी और कदम से कदम अखिलेश जी जिन्होंने शाह और मात दिया है, आज उनके करिश्मा को लोहा मना दिया है कि जिस तरह से बदनाम करने के लिए योगी जी पानी पी पी के, मोदी जी पानी पी पी के शहजादे और जिस तरह से अमित शाह जी, नड्डा जी, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए कोई कसर तक नहीं छोड़े। आज जनता ने जान गया कि एक देश के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, जो संविधान बचाने के लिए, किसान की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई, श्रमिक और जितने नहीं ठीक है देखिए ये सारी बात तो होती, बस मैं ये कह रहा था जिस तरह से निशान जी ने कहा है कि जिसके ज्यादा एमपी होंगे उनकी तरफ से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हालांकि एक हाइपोथेसिस सवाल है, अभी आपको जादुई आंकड़ा जुटाना पड़ेगा, लेकिन स्वागत करते हैं आप। बहुत बढ़िया बात, यही तो हमारा परिवार है इंडिया गठबंधन का। ठीक है रजनीश कौशिक जी, आप भी इस बात का समर्थन करते हैं, हालांकि बहुत ही संभावना हम बात कर रहे हैं, अभी जादुई आंकड़ा जुटाना बाकी है कि आप तो सदियों से रघुकुल सदा। ठीक है समय कम है रजनीश कौशिक जी। जादुई आंकड़ा है वो एनडीए के जो अभी सहयोगी दल हैं वो इंडिया गठबंधन में आएंगे, और ये जादुई आंकड़ा जुटाना जुटा लिया जाएगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि मोदी जी से देश की जनता परेशान हो चुकी है, थक चुकी है। लेकिन सुरेश गर्ग जी कह रहे हैं बहुत सारे ऐसी पार्टियां इंडिया गठबंधन में वो भी तो आ सकती है हमारे साथ में, एनडीए के साथ में आ सकती हैं। इंडिया गठबंधन में से कोई पार्टी उधर नहीं जाने वाली, सिर्फ एनडीए में से ही, क्योंकि एनडीए ने 10 साल में उन पार्टियों को बीजेपी ने, मोदी जी ने बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, उन्हें पूछा तक। ठीक है मेरे पास समय कम है, एक आखिरी सवाल सुरेश गर्ग जी, देखिए ऑपरेशन लोटस कमल, ऑपरेशन कमल, ये अक्सर बीच बीच में हम सुनाई देते हैं और कई राज्यों की सरकार भी गिरी है। क्या इन आंकड़ों के साथ
ऑपरेशन लोटस भी शुरू हो जाएगा कि जहां पर कम सांसद है उनको अपने साथ मिला लो, जहां पर छोटी पार्टियां उनको अपने साथ मिला लो, क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति होती है, यही रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं, तो कभी भी कोई भी पलट सकता है। ये डर तो जरूर बना रहेगा आप लोग के इसमें। तो क्या ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल की शुरुआत हो जाएगी अब? हमें जरूरत ही नहीं है ऑपरेशन लोटस चलाने की, क्योंकि अभी आप देखिए कि लगभग 70 सीटें ऐसी है जो 10,000 से नीचे के मार्जिन से ऊपर नीचे हो रही है। तो अगर वो सीटों का अगर देखें तो आज 242 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर एनडीए तो ऑलरेडी 296 सीटें आगे चल रहा है, तो कहाँ हमको लोटस की इनकी चीजों की बात करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बात इसलिए करें, देखिए जेडीयू तकरीबन 14 सीटें जीत रही है, टीडीपी तकरीबन यहाँ पर 16 सीटें जीत रही है। इन दोनों को मिला ले तो 30 सीटें हो जाती है। जेडीयू एक समय में आपके साथ नहीं थी, टीडीपी एक समय आपके साथ नहीं थी। अगर ये दोनों ही चले जाते तो 30 सीटें कम हो जाएंगी आपकी। तो वो वाली बात है, अपना मनी मन में लड्डू। सुरेश गर्ग जी, देखिए मैं सिंपल सा आंकड़ा बता रहा हूं, टीडीपी जेडीयू अगर खसक गए, क्योंकि एक समय में आपके साथ नहीं थी है, अगर खसक गई, इंडिया गठबंधन में चले गई, तो 30 सीटें कम कर देंगे आप, तो यहां पर आपकी 264 सीटें हो जाएंगी। क्यों जाएंगे, मतलब ये कोई रीजन तो होगा ना जाने का। अब जब हमारे पास में पूरा बहुमत है, क्यों जाएंगे? हाँ। किस लिए जाएंगे? वहां पर खिचड़ी के पास में उनको भ्रष्टाचारियों के पास क्यों जाएंगे, जिन्होंने पूरे। चलिए, मुझे लगता है क्यों जाएंगे और क्यों आएंगे, इसको लेकर लगातार चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जेडीयू आ जाएगी, टीडीपी आ जाएगी, आप कह रहे हैं क्यों जाएंगे। मुझे लगता है कि खींचतान वाली राजनीति शुरू हो जाएगी, इस पाले में कौन जाएगा, उस पाले में कौन जाएगा। हालांकि मुझे लगता है हर कोई अभी कुछ घंटे का और इंतजार करेगा कि जब फाइनल आंकड़े किसके कितने पास होंगे, उसके बाद फिर ये समीकरण संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, सुरेश गर्ग जी, स्वामीनाथ जी, निशांत सिंह ठाकुर जी और रजनीश कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जनादेश 2024 में लगातार हम आपको पल पल की खबर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब संभावनाओं पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन में चली जाती हैं तो यहां पर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन यहां पर एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि किस तरह से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार एनडीए गवर्नमेंट बनाई, देखना होगा। हालांकि जब फाइनल आंकड़े आएंगे, इस पर और बेहतर स्थिति समझ में आएगी। यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद भी जारी हमारी खास पेशकश। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।